सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी क्लास एंड आई एम योर बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। या ये चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी भी है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बट हम इसको पूरा फन और बहुत इंटरेस्टिंगनेस के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं करेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं या शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप ग्रोथ से क्या समझते हैं? जब आपने सेल पढ़ी थी तो सेल में आपने एक वर्ड पढ़ा था ग्रोथ, सेल ग्रोथ, जहाँ पर आपने बात करी थी कि सेल की ग्रोथ का मतलब है कि सेल जब अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है, सेल जब डिवाइड करता है, दिस इज द ग्रोथ। ओके, हमने यही कहा था कि सेल क्या करेगा, सेल करेगा अपना वॉल्यूम इंक्रीज, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इसके अलावा वो क्या करता है, अपना नंबर को इंक्रीज करता है, इसी को ही क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अब अपन यहाँ पे देखो, प्लांट जैसे कि हम हैं, हम जब एक छोटा सा बेबी होते हैं उससे बड़े हो गए, बट एक डिफरेंट या एक पर्टिकुलर एज पर आकर हमारी ग्रोथ रुक जाती है कि अब इससे ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, अब कोई हाथ वाथ लंबे नहीं होंगे, पाँव लंबे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स कंटिन्यू ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। आपको नई नई लीव्स भी आती हुई दिखती हैं, रूट भी लंबी होती हैं, ब्रांचेस आती हैं, राइट, और फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो यानी कि हमें प्लांट के अंदर क्या देखने के लिए मिलती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। ऐसा क्यों होता है, देखेंगे हम अभी ऐसा क्यों होता है, क्या स्पेशल है, कौन सी सेल्स है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर हमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाई देती है। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट की ग्रोथ का मतलब क्या है एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ग्रोथ का तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि भैया अगर सीड है, आपने सीड बोया, अब सीड से प्लांट बन रहा है, यानी कि सीड को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जर्मिनेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जर्मिनेट। सो ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गिर्थ ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कि ट्रीज जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव फेज प्रीसीजर फ्लावरिंग इन प्लांट्स, अगर मैं जिम्नो या एंजियो की बात करूं तो सबसे पहले उनका वेजिटेटिव पार्ट बनेगा। जब तक उनकी प्लांट बॉडी ही नहीं बनेगी तो उनका सेक्सुअल पार्ट कैसे बनेगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे बनेगा, राइट। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सबसे पहले वेजिटेटिव फेज बनता है। ऑल सेल ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट, सभी सेल्स क्या होती हैं, जाइगोट की डिसेंडेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्टिलाइज सेल ही तो बनती है, जाइगोट ही तो बनता है। जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है, तभी तो पूरा का पूरा एक ऑर्गन या पूरा का पूरा प्लांट हमें बनता हुआ दिखाई देता है। हमारे लिए भी यही सीन है कि किस तरह से एक जाइगोट से हम आज इतने बड़े हो गए हैं, इसी तरीके से प्लांट में भी है कि सबसे पहले जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से पूरा का पूरा प्लांट बनता हुआ दिखाई देता है। हमें यहाँ पर ग्रोथ का मतलब तो यही समझ में आया कि ग्रोथ का मतलब है कि किस तरीके से वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है और नंबर बढ़ाता है, दिस इज द सेल ग्रोथ। लेकिन अगर सेल ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएशन भी कर दें, सेल ग्रोथ का तो मतलब क्या था, डिवीजन। अगर सेल से डिवाइड ही कर रही होती है तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, आँख, नाक, कान, जो हमारा हार्ट है, लीवर है, ये सब कैसे बनती है। यानी कि सेल क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, यानी कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन डेवलप करती है। क्या? स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एक सेल है ना, सेल्स के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स बन रही है, डीएनए है, ठीक है। लेकिन अगर सेल कंटिन्यूसली सेम तरीके से ही डिवाइड होती जा रही है तो वो अलग अलग पार्ट्स कैसे बनाएगी। तो सेल को ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी लेकर आना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन को मैं लिख सकती हूँ क्या, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्या? स्पेशलाइज्ड फंक्शन लेकर आती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे कि हमारे अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरी सेल्स अलग अलग है, आइज़ के लिए अलग सेल्स है, लीवर की सेल्स अलग है, किडनी की अलग सेल्स है, हार्ट की अलग सेल्स है ना, ब्रेन के लिए अलग सेल्स है, न्यूरॉन अलग सेल्स है। तो डिफरेंट सेल्स क्या करती हैं, अलग अलग ऑर्गन, मतलब टिश्यू, फिर ऑर्गन, पूरा सिस्टम बनाकर रेडी करती है। तो यही होता है डिफरेंशिएशन।
तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को ही क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तभी होगा जब सेल ग्रोथ करेगी और डिफरेंशिएशन करेगी, तब हम बोलेंगे कि सेल की ग्रोथ हुई है या प्लांट की हमें डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। करेक्ट, तभी क्या हम बोलेंगे, हाँ प्लांट का डेवलपमेंट हो चुका है। प्लांट में अलग अलग स्टेम बनाने के लिए अलग है, लीफ के लिए अलग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने के लिए अलग सेल्स बन गई, डिफरेंशिएट हो गई। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड एग फॉलो अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशंस ऑफ इवेंट। कि क्या कह रहा है कि जब जाइगोट है, जाइगोट से हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। जाइगोट से क्या हो रहा है, मैच्योर प्लांट में डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो एक प्रिसाइज मैनर के अंदर हो रहा है, एक अरेंज ऑर्डर के अंदर हो रहा है ना। देखते हैं कैसे। देखो, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। जब तक सीड का जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो कौन सा प्लांट का डेवलपमेंट। तो सबसे पहले सीड का क्या होना होता है, जर्मिनेशन, इन द सेंस कि उससे प्लूम्यूल एंड रेडिकल्स वगैरह बनेंगे, तब जाके रूट एंड शूट बनेगा। अब सीड को जर्मिनेट होने के लिए कंडीशंस चाहिए है, जैसे उसे वाटर चाहिए है, टेम्परेचर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, सब कुछ ऑप्टिमम कंडीशन में जब सीड को मिलता है तब जाकर सीड जर्मिनेट करता है। इज दैट क्लियर कि मैंने क्या कहा कि सीड का जर्मिनेशन करना फर्स्ट स्टेप है ग्रोथ के अंदर। तो जर्मिनेट करने के लिए, सीड को जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं ताकि ग्रोथ हो सके, है ना। इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ ऑफ रेस्ट में चला जाएगा। अगर सीड को ये सब ऑप्टिमम कंडीशन या इसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है तो फिर वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा और वो डोरमेंट कंडीशंस के अंदर बना रहेगा। जब तक एक सीड को पानी नहीं मिलता, वाटर नहीं मिल रहा, या मैं बोलूँ ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, नॉट जर्मिनेट। आपने देखा होगा जब आप नया बीज बोते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, उसे पानी भी देना पड़ता है, उसे धूप में भी रखना पड़ता है, और हर सीजनल के अकॉर्डिंग हर प्लांट का ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। करेक्ट, ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर सीड की क्या होती है, अपनी जर्मिनेशन की स्टेट्स होती है, अदरवाइज वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो डोरमेंट बना रहेगा। क्या रहेगा, डोरमेंट बना हुआ रहेगा। वंस जैसे इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, इसको पानी मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, तो फिर ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। द सीड्स रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस। अगर इसको सब ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती है तो सीड क्या करता है, यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की सेल्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो होगी तो फिर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, सीड के अंदर सीड सबसे पहले जर्मिनेट करना चाहिए। जब सीड जर्मिनेट करेगा यानी कि अपनी डोरमेंसी ब्रेक करेगा, तब जाकर वो ग्रोथ स्टार्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, सबसे पहले सीड था, सीड में क्या बना, सबसे पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स क्या होते हैं, कोटिलिडन्स का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं सीड पे। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है सीड पे। अब यहाँ पे कोटिलिडन है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसके अलावा यहाँ पे स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड इसके अंदर होता है, ताकि ये क्या कर सके, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे सके। क्या दे सके, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे सके, तभी तो ये आगे ग्रोथ करेगा ना। सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो को खाना चाहिए, खाना देने का काम ये कोटिलिडन करेगा। ये कोटिलिडन के अंदर स्टोर्ड फूड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो फूड देगा एम्ब्रियो को ताकि वो अब क्या कर सके, आगे ग्रोथ कर सके। अब ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एपिकोटाइल
और एक होता है हाइपोकोटाइल। हाइपो और एपिकोटाइल क्या होता है, देखो ये होता है एम्ब्रियो एक्सिस, ये हमारा क्या है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। अगर एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे कोटिलिडन का ऊपर वाला पार्ट, एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे कोटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट होगा तो उसको कहेंगे एपी, एपी का मतलब अबाव, तो इसे कहेंगे एपिकोटाइल। वहीं पर अगर वो बिलो है यानी कि नीचे की तरफ है कोटिलिडन के, तो उसको अपन क्या कहेंगे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो क्या बोला हाइपोकोटाइल, जो कहाँ है, जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के नीचे है, अबाव है, जो कोटिलिडन है उसके अबाव है, तो उसको क्या कहेंगे हम हाइपो, हाइपो मतलब बिलो, हाइपो मतलब बिलो। वहीं पर एक होता है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल क्या होता है ऊपर की तरफ, अबाव होता है, तो वो हो जाएगा एपिकोटाइल। अब यहाँ पे दे रखा है हुक, तो ये हुक लाइक जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये हुक जैसे स्ट्रक्चर लाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम हार्मोन काम करता है। अब वो हार्मोन कौन सा होता है वो तो यहाँ पे बहुत डिटेल में चैप्टर है और वहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तभी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि वो हार्मोन जो यहाँ पे है दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है ये ट्रिपल रेस्पॉन्स देता है। अब ट्रिपल रेस्पॉन्स में क्या होता है वो तो अपन आगे देखेंगे ही चैप्टर में, फिर भी मैं यहाँ बताती हूँ कि हुक कर रहा है, ब्रॉडनेस कर रहा है, तो इस तरीके के फंक्शन इथाइलिन करता है। तो ये हुकनेस जो लेकर आ रहा है वो इथाइलिन है। इस तरीके से हमारा प्लांट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। अब आते हैं सबसे पहले ग्रोथ पे कि ग्रोथ में क्या है। ग्रोथ मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक है कि लगातार होता रहता है, ये इरिवर्सिबल परमानेंट है। कैसा है ये इरिवर्सिबल, एक बार ग्रोथ हो गई तो हो गई, इसका मतलब नहीं अब जो पुरानी सेल है वापस वो नहीं बन जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा, तो ये इरिवर्सिबल है। अकम्पेंड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये पूरी होती हैं क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं जिसके वजह से यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ, कि पहले लीफ का साइज इतना सा छोटा सा था, लेकिन जैसे इसमें ग्रोथ हुई इसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ लीफ क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ लीफ हो जाएगा। सो इसे ही क्या कहेंगे बेटा, ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ यही तो है, एक सेल है, ये सेल है, इस सेल ने क्या करी, अपनी ग्रोथ करी, यानी कि इसने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है, ये इसने क्या करा है, अपना वॉल्यूम बढ़ाया है, दिस इज़ द ग्रोथ। फिर आगे क्या कर लेगी, ये डिवाइड कर लेगी, तो यही तो है ना बेटा ग्रोथ, यही क्या है ग्रोथ। बस अब आगे जाकर ये डिफ्रेंशिएट हो जाए, यानी कि अपना फंक्शन ले ले स्पेशलाइज्ड, अगर ये आगे जाकर स्पेशलाइज्ड फंक्शन ले लेती हैं, मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या हो चुकी है, डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, डिफ्रेंशिएट हो चुकी है। तो ग्रोथ क्या है, फंडामेंटल है एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा ये इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस से पूरी होती हैं, जैसे कि लीफ का एक्सपेंशन करना, ये क्या हो जाती है, लीफ की ग्रोथ। फिर बात करते हैं कि जनरली कैसी होती है, इनडिटरमाइनेट होती है। देखो कैसे प्लांट ग्रोथ कर रहा है, एक यूनिक तरीका होता है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, लिमिट नहीं है ग्रोथ करने की, लीफ काटोगे तो एक नई लीफ बना लेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ है क्यों, हमारे अंदर तो पर्टिकुलर एज आने के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन प्लांट में ग्रोथ स्टॉप नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे क्या होती हैं, मेरिस्टेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, मेरिस्टेम सेल्स होती हैं। मेरिस्टेम एक ऐसी तरीके की सेल्स होती हैं जो क्या करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। आपने देखा होगा कि आप प्लांट्स की क्या करते हो, कटिंग करते हो, फिर क्या कहते हैं, वहीं से प्लांट ग्रो करना भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, ऊपर वाले पार्ट पे मेरिस्टेम सेल्स होती हैं। ये मेरिस्टेम सेल के पास प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकती हैं, रेगुलर क्या कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। The cells of such meristem have the capacity to divide and self perpetuate, कि वो फटाफट क्या कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं।
मेरिस्टेम cells soon lose the capacity to divide and such cell make up the plant body। अब मेरिस्टेम के बाद धीरे धीरे क्या होगा, अपना फंक्शन लॉस करेगी, उसके बाद क्या कर लेगी, अब सेल की प्लांट बॉडी यहाँ पर बनाकर दे देगी। New cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called the open form of growth। क्या कि जो नई सेल्स बनती हैं, है ना, कि जो मेरिस्टेम ने क्या करी, सेल ग्रोथ करी और नई नई सेल्स बनाई, ये नई सेल्स क्या करेगी, एडिट करती हैं प्लांट बॉडी को बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। इसी को अपन ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अब जो ग्रोथ हो रही है उसको मेज़र किया जा सकता है बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर, यानी कि हम प्लांट के अंदर देख के बता सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कैसे बता सकते हैं, एक तो है इंक्रीज इन फ्रेश वेट। फ्रेश वेट क्या है बेटा, अपन ने नॉर्मल एक लिविंग प्लांट था, उस लिविंग प्लांट से अपन ने क्या ले ली, एक लीफ ले ली, उसके अंदर अभी अपन ने कोई इवेपोरेशन नहीं कराया है, एक फ्रेश लीफ ले ली, वही क्या है, उसका फ्रेश वेट है, अपन उससे बता सकते हैं। दूसरा कि अगर उसका फ्रेश वेट बढ़ता जा रहा है यानी कि लीफ क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। फिर एक होता है इंक्रीज इन ड्राई वेट, अगर अपन ने क्या कर दिया, उसमें से वाटर निकाल दिया, उसके बाद जो ड्राई वेट मिला अगर वो ज़्यादा है, दैट मीन्स उसमें ग्रोथ है। दूसरा इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, अभी तक लीफ जो थी वो छोटी सी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने क्या कर लिया है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया। इट मीन्स कि वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। देखिए ना, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, मीन्स वो क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये भी ग्रोथ का पैरामीटर है। साइज का बढ़ना, ये भी ग्रोथ का पैरामीटर है। तो ये कुछ मेजर्ड है, क्या इस तरीके पैरामीटर हैं जिनसे अपन ये बता सकते हैं कि सेल ग्रोथ करती है। पहला, उसके फ्रेश वेट अगर इंक्रीज हो रहा है, उसका ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है और उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। ये पैरामीटर्स अपन बता सकते हैं कि एक प्लांट के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रोथ। ग्रोथ को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट इज एक्सप्रेस एज एन इंक्रीज इन सेल नंबर, कि सेल क्या करेगी, अपना नंबर इंक्रीज कर रही है, एक तो ये तरीका है। दूसरा कि वो क्या कर रही है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, कि सेल की साइज बढ़ रही है। एक तो क्या चीज़ है कि भैया सेल 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, इस तरीके से क्या करिए, अपना नंबर इंक्रीज करे। जब नंबर इंक्रीज करे, एक तरीका ये। दूसरा, अपना साइज इससे पहले ऐसी थी, अब अपना साइज इंक्रीज कर लिया, एक तरीका ये हो गया। तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जो मेज़ होती है, जो मक्का होती है, उसकी रूट एपिकल में अपने को नंबर इंक्रीज देखने के लिए मिलते हैं। तो वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल फॉर्म मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर हावर। एक घंटे के अंदर वो 17,500 नई सेल्स बनाती है। तो इतना फास्ट वो क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है इन द मेज। अपने को ऐसा देखने के लिए मिलता है, एक सेल है, उसने 2 बनाई, 2 से 4 बनाई, 4 से 32, बहुत सारी सेल बनती गई, तो उसने बहुत सारा नंबर इंक्रीज किया है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अपन ग्रोथ को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल आप मेज़ बताएंगे कि मेज़ की जो रूट होती है, उसकी रूट में जो एपिकल पार्ट है, यहाँ पर मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम की वजह से सेल डिवाइड हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट, कि हम इसको एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो अपना साइज़ को इंक्रीज कर ले। जैसे कि वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन की जो सेल्स होती हैं वो साइज़ में इंक्रीज हो जाती है बाई 3,50,000, ठीक है, पर टाइम के अंदर। तो ये छोटी छोटी सेल्स थी, अब ये क्या हो गई हैं, साइज़ के अंदर लार्ज हो गई है। सो दिस इज द टू वेज टू एक्सप्रेस ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ प्लांट। ओके, अब अपन बात करने वाले हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ की। ग्रोथ की क्या क्या फेजेस हैं। पहला, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन फेज। कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक फेज, यानी कि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होगी। दूसरा है इलोंगेशन, यानी कि वो बड़ी हो जाएंगी, इलोंगेट हो जाएंगी। तीसरा आता है मैच्योर, यानी कि मैच्योर फेज। देखते हैं कि ये कैसे होता है।
देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। अब रूट में जो नीचे वाला एपेक्स पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है सबसे बॉटम वाला, वहाँ पर क्या होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाती है, बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हुई जाती है। ठीक है, तो ऐसी फेज़ को अपन क्या कहेंगे, ऐसी फेज़ को अपन क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक फेज़। क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक फेज़ कहेंगे। तो ये कहलाएगी हमारी मेरिस्टेमेटिक फेज़। अब इस मेरिस्टेमेटिक फेज़ के अंदर सेल दिखती कैसी है, सेल होती है छोटी सी, लेकिन बेटा यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है बड़ा। अगर न्यूक्लियस लार्ज होगा तो उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस होगा, बाहर पेरिफेरी की तरफ आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, पेरिफेरी की तरफ आ जाएगा। तो न्यूक्लियस एनलार्ज होता है ना। साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेरिफेरी पे आ जाता है। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे मेरिस्टेम का होता है। और ये क्या देखने के लिए मिलता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हुई मिलती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती हुई यहाँ पर मिलती है। दिस इज द मेरिस्टेमेटिक फेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट फेज देखने के लिए मिलती है, वो होती है इलोंगेशन। अब यहाँ पे सेल क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, इलोंगेट होना स्टार्ट कर देती हैं, इलोंगेट हो जाती हैं। ये लो, इस फेज को अपन कहेंगे इलोंगेशन फेज। क्या कहेंगे, इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज के अंदर में सेल क्या करती हैं, बड़ी हो जाती हैं, इलोंगेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इनका क्या जाता है, साइज लार्ज हो जाता है। इनके अंदर वैक्यूल्स फॉर्म हो जाती है बेटा, वैक्यूलाइजेशन हो जाता है। वैक्यूलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, सेल वॉल हो जाती है, सेल वॉल थिन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद सेल जो होती हैं, जितनी भी वो ग्रोथ कर सकती हैं वो कर लेती हैं। ठीक है, फिर वो क्या जाती है, बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, जितनी वो हो सकती है उतनी वो हो जाती है, अपना अटायर कर लेती है। ठीक है, अब इलोंगेशन के बाद क्या कहलाएगी, यानी कि मैच्योर हो जाती हैं, तो इसे कहेंगे हम मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज कहेंगे। ठीक है, इस मैच्योरेशन फेज में क्या हो जाएगा, सेल वॉल जो होगी वो थिक हो जाएगी। क्या होगा यहाँ पे जो सेल वॉल है, सेल वॉल हो जाएगी थिक। क्या हो जाएगी, थिक। इसके अलावा क्या होता है, देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मैच्योरेशन वाला पार्ट है, यहीं पर अपने पास क्या निकलते हैं, रूट हेयर्स निकलते हैं। ये क्या है, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स अपने को जो मैच्योरेशन फेज होता है, तो उस रूट के मैच्योरेशन फेज पे अपने को क्या देखने के लिए मिलते हैं, रूट हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक फेज आती है, जहाँ पे सेल डिवाइड, फिर अब थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी तो इलोंगेशन फेज आएगा। फिर उसके बाद और जितना मैक्सिमम वो इलोंगेट हो सकती हैं वो उतनी हो जाती हैं, अपना साइज़ ले लेती, जितना भी मैक्सिमम ले सकती हैं, और वो आ जाती हैं अपनी मैच्योरेशन फेज के अंदर। तो ये 3 फेज देखने के लिए मिलती है ग्रोथ में। अब अपन सबसे पहली ग्रोथ की बात करेंगे, दैट इज़ द मेरिस्टेमेटिक फेज। क्या बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करेंगे। तो ये कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल है, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही है। Both the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth। देखो ये रहा प्लांट, ठीक है, ये रही इसकी रूट। तो जो रूट का एपेक्स है, ठीक है, अब अपन ने मान लो कि यहाँ पर क्या कर दिया है, ये ऊपर की तरफ हमारा क्या था बेटा, शूट था। ये ऊपर की तरफ क्या है, शूट है ना। यहाँ पे साइड में से ब्रांचेस निकली हुई है, ये रही ब्रांचेस इस तरीके से, और ये शूट है। तो इस शूट के एपेक्स और रूट के एपेक्स पे अपने को क्या दिखने मिलती है, मेरिस्टेमेटिक सेल देखने के लिए मिलती है।
ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करेंगी, कंटिन्यूअसली या कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती रहेंगी। अब ये हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, एक तो मिलेगी रूट एपेक्स और दूसरा मिलेगी शूट एपेक्स, जिसके वजह से क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज को दिखाएगी ग्रोथ की। अब देखो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि चारों तरफ कैसी है, प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, लार्ज। ये रही अपनी सेल, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या है बेटा, बहुत लार्ज होता है। तो ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, इसका लार्ज न्यूक्लियस है, जिसके वजह से इसका साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, डेंस होगा। तो जो इसका साइटोप्लाज्म है वो क्या है, डेंस। ये रहा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा है बेटा, डेंस है। ओके, तो सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती हैं, रिजर्व फूड नहीं होता है, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेंटल कनेक्शन होता है, यानी कि जुड़ी हुई रहेगी अब यहाँ पर दूसरी सेल्स है। तो प्लाज्मोडेस्मेंटल कनेक्शन अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर फटाफट सेल डिवाइड करती, कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती रहती हैं। रूट एपेक्स, शूट एपेक्स पे अपने को सबसे देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ की जो सेल्स होती हैं उसमें प्राइमरी सेल वॉल होती हैं, न्यूक्लियस बड़ा होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म अपने को कैसा मिलता है, डेंस देखने के लिए मिलता है। मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती है। हाईली क्या होती है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, यहाँ पे रिजर्व फूड एब्सेंट होता है। अब अपन आते हैं इलोंगेशन फेज के ऊपर। कहाँ पे, इलोंगेशन फेज पे। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट फेज ऑफ इलोंगेशन, कि अब जब सेल्स क्या होंगी, प्रॉक्सिमल, पास में। देखो ये रहा अपना जो मेरिस्टेमेटिक सेल के प्रॉक्सिमल है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल के क्या है बेटा, प्रॉक्सिमल, जो पास में है, वो क्या दिखा रहा है, इलोंगेशन फेज को दिखा रहा है। यहाँ पे यही है कि द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। सेल इन दिस रीजन आर कैरेक्टराइज, कि सेल में क्या होगा, सेल अपना जो वैक्यूलाइजेशन है, जो वैक्यूल है उसको बड़ी कर लेगा, ठीक है। सेल जो होगी वो एनलार्ज हो गई है, नई सेल वॉल का यहाँ पे क्या हो चुका है, डिपोजिशन हो चुका है। तो अब यहाँ पे बेटा सेल देखो, पहले सेल छोटी छोटी थी, अब सेल ने क्या कर लिया, अपना साइज इंक्रीज कर लिया, सेल की साइज बड़ी हो गई, सेल एनलार्ज हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल भी बहुत बड़ी बन गई है ना, वैक्यूल का क्या हो गया, इंक्रीज, वैक्यूलाइजेशन इंक्रीज हो गया, एंड सेल वॉल का क्या हो चुका है, यहाँ पे डिपोजिशन। तो इलोंगेशन फेज जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक फेज के पास में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूलाइजेशन हो जाता है, सेल बड़ी हो जाती है, अपनी साइज इंक्रीज कर लेती हैं, और यहाँ पे नई सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है। जिस तरीके से ये है छोटा सा भी, अब इसने क्या कर लिया, यहाँ पे इलोंगेशन शो किया है। क्या किया है इसने, यहाँ पे इलोंगेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं मैच्योरेशन फेज की, कि किस तरीके से यहाँ पे मैच्योर होता है। द सेल्स मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, कि ऐसी सेल्स जो क्या होंगी, जो इलोंगेशन फेज के सबसे ज़्यादा पास में होंगी, वो सेल्स क्या होंगी, मैच्योरेशन फेज को शो करने वाली सेल्स होंगी, ठीक है। सेल्स ऑफ द जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज, कि यहाँ पर जो मैच्योरेशन फेज होता है, यहाँ पर सेल्स अपना जितना भी मैक्सिमम साइज वो गेन कर सकती है, अटेन कर सकती है, वो कर लेती है, अपनी मैक्सिमम साइज के अंदर आ जाती है इन द मैच्योरेशन फेज। इन टर्म ऑफ सेल वॉल यहाँ पे थिक हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक तो सेल वॉल, जो हमारी वॉल है प्लांट की, वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। थिक होने के साथ साथ क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टिंग में छोटी छोटी सेल्स थी, फटाफट डिवाइड कर रही थी, फिर थोड़ी साइज़ में बड़ी हुई तो इलोंगेट सेल्स लाई, फिर इलोंगेट के बाद और उन्होंने अपना साइज़ क्या कर लिया, इंक्रीज़ कर लिया, जितना साइज़ मैक्सिमम ले सकती थी ले लिया, फिर वो आ गई अपनी मैच्योरेशन में। मैच्योरेशन फेज़ के अंदर उन्होंने क्या करा, अपनी सेल वॉल को थिक कर लिया, इसके साथ साथ प्रोटोप्लाज्म में क्या हुए, मॉडिफिकेशन हुए।
अब अपन बात करने वाले हैं ग्रोथ रेट। रेट जैसे ही आ जाता है पर यूनिट ऑफ टाइम, हमारे पास रेट वर्ड आते ही क्या आ जाएगा, पर यूनिट ऑफ टाइम, कि इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम इज टर्म एज द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या है कि कितने पर टाइम में हमें ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, वही होगी हमारी ग्रोथ रेट। अपन प्लांट की ग्रोथ रेट के लिए पढ़ेंगे एरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा पढ़ेंगे जियोमेट्रिक ग्रोथ। एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। अब सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे एरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है। देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं, जैसे कि ये एक सेल थी, इस एक सेल ने डिवाइड करके दो सेल्स बनाई। दो सेल में एक सेल तो होगी जो आगे जाके डिवाइड करेगी, बट एक सेल जो होगी वो हो जाएगी यहाँ पे डिफरेंशिएट। तो ये वाली सेल कैसी हो चुकी है यहाँ पर, डिफरेंशिएट। ठीक है, ये यहाँ पे हो चुकी है डिफरेंशिएट। जबकि एक सेल कैसी होगी यहाँ पे, डिवाइडिंग। डिवाइडिंग होगी, ये तो आगे जाकर डिवाइड करेगी। चलिए डिवाइड करते हैं। तो आगे जाकर जब डिवाइड करती है तो इसने आगे जाके दो सेल्स बनाई, ये इसने दो सेल्स बनाई, और एक सेल तो कौन सी थी, जो डिफरेंशिएट थी। फिर से क्या हो जाएगा, एक सेल डिवाइडिंग होगी और एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी। अगेन ऐसा होगा। अगेन अब ये वाली सेल क्या करेगी बेटा, डिवाइड करेगी। डिवाइड करके दो सेल बनाएगी। अब जो बाकी के दो हैं वो हमारी डिफरेंशिएटेड है। इस तरीके से यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है, ऐसी ग्रोथ को अपन क्या कहते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। कि जब सेल डिवाइड करती हैं तो दूसरी सेल कैसी हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। डिफरेंशिएट का मतलब समझ में आ गया कि वो कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन उसमें आ गया है, अब वो स्पेशलाइज्ड सेल बनाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, एरिथमेटिक यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। जिसमें क्या है, एक सेल है, उसने डिवाइड करा, दो सेल बनाई। एक सेल डिवाइडिंग है, लेकिन जो दूसरी सेल है वो डिफरेंशिएट हो चुकी है, यानी कि उसने अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो अटेन कर लिया है। वहीं पर जो डिवाइडिंग है वापस से डिवाइड करेगी, दो सेल बनाएगी, फिर अगेन क्या होगा, एक डिवाइडिंग होगी, एक डिफरेंशिएट होगी। तो इस तरीका का डिवीजन को क्या कहते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। आ जाओ, यहाँ पर इसका क्या दिया गया है, हमें ग्राफ दिया गया है, देखते हैं कैसा। पहले तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे, बाय द एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल नॉट प्लस आर टी। अब यहाँ पे जो एल टी है उसका मतलब क्या है, लेंथ एट टाइम। क्या है यहाँ पर, लेंथ एट ए टाइम टी। टी टाइम पे कितनी लेंथ है वो क्या डिनोट कर रहा है, एल टी। और जीरो टाइम पे कितनी लेंथ है वो हो गया हमारा एल जीरो। और यहाँ पे आर क्या होता है, आर ग्रोथ रेट है। आर क्या है, ग्रोथ रेट, यानी कि इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर उसमें कितना हमें इलोंगेशन, कितनी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, वो हो जाता है हमारा आर। ये कर्व जो हमें मिलता है बेटा यहाँ पे लीनियर मिल रहा है। तो पहले तो हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ठीक है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है अरिथमेटिक के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमें कर्व मिलता है, यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये कर्व बनाया जाता है, एक तो होता है टाइम एक्स एक्सिस पे, और दूसरा वाई एक्सिस पे हमें मिलती है हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट कि पर यूनिट टाइम के अंदर हाइट ऑफ जो प्लांट है वो कितनी बढ़ रही है ना। तो इसके बीच का कर्व कैसा मिलता है हमें, लीनियर। कैसा मिलता है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब दूसरा आ जाता है हमारा जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्या हो जाता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। अब इस जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, एक सेल ने डिवाइड किया, दो बनाया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से क्या होता जाएगा, जब डिवीजन होता जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक ग्रोथ। जैसे कि अपन कहाँ पे देखते हैं, जाइगोट के अंदर, कि जाइगोट क्या करता रहता है, फटाफट डिवीजन करता है एम्ब्रियो तक आने तक। क्या कर रहा है, उसने फटाफट डिवीजन किया है, माइटोटिक डिवीजन किया है, जिससे क्या हुआ, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, 16 से 32। इस तरीके से सेल्स क्या हो रही हैं, यहाँ पर फॉर्म हो रही हैं।
तो इस तरीके के डिवीजन को अपन क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक। एक सेल थी, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से हमें सेल देखने के लिए मिली है। 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके की सेल्स हमें मिलती जा रही है। इस तरीके का डिवीजन है, ऐसी ग्रोथ को जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, हियर बोथ द प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन रिटेन टू एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, कि जो माइटोटिक डिवीजन करती हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, उनके पास एबिलिटी है कि वो कंटिन्यू क्या कर सके, डिवाइड कर सके। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या जो डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, वो इस तरीके से ही होता है। जाइगोट है, जाइगोट क्या करता है, कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन करता है। ऐसे डिवीजन को ही क्या कहेंगे अपन, जियोमेट्रिक ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक ग्रोथ कहेंगे। ओके, अब इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में सेल्स क्या करती हैं, धीरे धीरे ग्रो करती हैं। 1 है, फिर वो 2 बना रही है, फिर वो 4 बना रही है। तो ये जो धीरे धीरे फेज़ होता है इसे कहती हैं लेग फेज़। ये स्लो होता है। कैसा होता है, स्लो। इस फेज़ को क्या कहेंगे, लेग फेज़। बेटा ये जो हमें कर्व मिल रहा है ना, ये हमें मिल रहा है सिग्मोइड। कैसा है, ये सिग्मोइड कर्व है। स्टार्टिंग में जो सेल्स हैं वो धीरे 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 डिवीजन कर रही है, जो शो कर रही है लेग फेज़ को। लेकिन एक बार आ जाने के बाद जब वो फास्ट डिवीजन करेगी तो उसका जो फेज़ होगा उसे कहेंगे लॉग फेज़। ठीक है, तो पहले लेग फेज आता है, लेग के बाद लॉग फेज आता है, एंड देन उसके बाद वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, अपने स्टेडी फेज पे या फिर स्टेशनरी फेज पे, जहाँ पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक सिग्मोइड कर्व है बेटा। कैसा कर्व है, यहाँ पे सिग्मोइड है ना, एस शेप का सिग्मोइड कर्व है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करता है वो इसी तरीके से करता है। इट इज़ अ टिपिकली फॉर ऑल सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट एंड अ ट्री टू शो द सीजनल एक्टिविटी, कि हर सीजनल एक्टिविटी पे जैसे कि प्लांट ग्रो करता है तो उसके लिए हमें कौन सा देखने के लिए मिलता है, जियोमेट्रिक कर्व देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सेल स्टार्टिंग में धीरे धीरे डिवीजन करती हैं बट कुछ टाइम बाद वो अपना लॉग फेज चालू कर देती हैं, जहाँ पे वो फटाफट ग्रो करती हैं। बट एक टाइम आ जाता है जहाँ पे वो स्टॉप हो जाती है डिवाइड करना, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे भी इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, W1 इज इक्वल टू W0 E की पावर RT, जहाँ पे जो W1 है ये होता है फाइनल साइज। क्या होता है, फाइनल साइज। किसका फाइनल साइज क्या मिला, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वेट, हाइट, नंबर। कोई प्लांट है तो उसका जो लीफ है उसमें कितना नंबर अटेन कर लिया, उसकी हाइट कितनी है, फाइनल हाइट कितनी है प्लांट की, तो उसको डिनोट करते हैं बाय द W1। फिर आता है W0। W0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल। तो इनिशियल साइज़ कितनी थी, कि अगर एक लीफ थी वो पहले ऐसे थी और बाद में वो ऐसे हो गई, ये नोट करना है हमको। तो जो फाइनल होता है वो तो हो जाएगा W1 और जो इनिशियल था वो क्या हो जाएगा, W0। तो इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, R क्या होगा, R तो ग्रोथ रेट ही है, E जो है वो बेस है ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। अब लॉग वॉग की वैल्यू तो आपको पता होगी कि लॉग क्या होता है, तो ये वो है। ठीक है, W1 हमारा फाइनल है, W0 इनिशियल है ना, और जो हमारा E है वो हमारा लॉगरिथम है और R जो है वो ग्रोथ रेट है और T टाइम है। इतने बात ये वाला समझ में आया, इसका मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W1 W0 E R T, ये क्या हो जाएगा, इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये लीफ है, ठीक है। आगे चलो, देखो वापस से आ गया है कि हमारा जाइगोट बना है, जाइगोट ने डिवाइड किया, उसने 2 सेल बनाई, 2 से उसने 4 सेल बनाई, 4 से उसने 8 सेल बनाई, 8 से उसने, अब देखो, अब आप कहोगे मैम ये तो 4 ही दिख रही है, ये 8 कहाँ से, बेटा पीछे है ना, सेल्स कैसे पीछे की तरफ भी हैं। तो यहाँ पे उसने क्या करा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब इस तरीके के डिवीजन को क्या कहेंगे अपन, जियोमेट्रिक फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक फेज कहेंगे। कि सबसे पहले जो जाइगोट था उस जाइगोट ने माइटोटिक डिवीजन किया, जहाँ पे उसने कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ देखी, सेल को डिवाइड किया, ऐसे फेज को अपन ने जियोमेट्रिक फेज कहा। इसके बाद क्या हो जाता है,
कुछ सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं करती, बाद में जाकर क्या कहा कि कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करती। तो यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं कर रही हैं, यानी कि अब ये क्या शो करेंगी, यहाँ पर एरिथमेटिक फेज को शो करेंगी। एरिथमेटिक फेज यानी कि एक सेल डिवाइडिंग होगी और दूसरी कैसी हो जाएगी, डिफरेंशिएटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, अब धीरे एरिथमेटिक फेज शो होगा। तो सेल किस तरीके से अपना काम कर रही है, सेल सबसे पहले अपना नंबर इंक्रीज करती है। जब उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो अब हमें क्या करना है, सेल से टिश्यू बनाना है ना। अब टिश्यू कहाँ का बनाना है, हार्ट टिश्यूज़ के बनाने हैं, हमारे स्किन्स के टिश्यूज़ बनाने हैं, क्या बनाना है, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गन तो बनाना है तभी डेवलपमेंट होगा ना। सिर्फ सेल को डिवाइड करने से क्या पूरा प्लांट बन जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सेल को बेटा डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, अपना फंक्शन भी लेना पड़ता है। जैसे कि अगर प्लांट सेल है तो उसको क्या बनाना होगा, उसको अपने वेस्कुलर बंडल्स की सेल्स बनानी होंगी, ठीक है, मेसेनकाइम सेल्स बनानी होंगी। तो डिफरेंट टाइप्स की क्या करने पड़ते हैं, उसको बनाना पड़ता है। लीफ बनाना है तो लीफ के लिए अलग उसको अपना डिफरेंशिएशन लेकर आना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस हो रही है वो बिकॉज हो रही है एरिथमेटिक फेज, क्योंकि एरिथमेटिक फेज में क्या होता है, एक सेल डिवाइडिंग होती है तो दूसरी सेल डिफरेंशिएटिंग होती है। डिफरेंशिएटिंग वाली जो होती है वो डिवाइड नहीं करती है। तो यानी कि एक सेल तो है डिवाइडिंग और कुछ सेल्स यहाँ पे क्या होगी, जो नॉट डिवाइडिंग। तो पहला फेज क्या होगा हमारा, जियोमेट्रिक फेज होगा, उसके बाद क्या आएगा, एरिथमेटिक फेज आएगा। ये आपको क्या दे रखा है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, जहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है सबसे पहले एरिथमेटिक। ए जो है वो एरिथमेटिक से शो करा गया है, ये रहा, जिसमें ये ब्लू, डार्क ब्लू वाली तो क्या है, डिवाइडिंग है, और जो लाइट ब्लू वाली हैं वो क्या है, सारी की सारी डिफरेंशिएटेड है, जो डिवाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, आपको फिर बी वाले डायग्राम जो है यहाँ पे जियोमेट्रिक को शो किया गया है, एंड सी वाला जो स्टेजेस है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाया गया है कि किस तरीके से जाइगोट से एम्ब्रियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले जाइगोट में कंटिन्यूसली डिवीजन किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें कोई ना कोई फंक्शन जो है वो सेल को अलॉट हो रहे हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट करके कोई अलग टिश्यू और ऑर्गन बना सके, जिससे कि क्या बन जाएगा, हमारा एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये आपको दे रखा है, ये समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे होता है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम, कि लिविंग सिस्टम में अपन क्या करने वाले, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करने वाले। एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो फाइनल है उस फाइनल को माइनस में कर देते हैं इनिशियल। ठीक है, फाइनल में से हम इनिशियल माइनस कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मिल जाएगी। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। ये यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मिल जाएगी। फिर आता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट का हो जाएगा आपको, जहां पे होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इस तरीके से क्या निकल जाएगा आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या निकल जाएगी, रिलेटिव ग्रोथ रेट। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड ऑन द कॉमन बेसिस, जैसे कि पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर्स। देखो अब यहाँ पे ये लीफ की पहले इनिशियल साइज थी 5। क्या थी इसकी, 5। तो इसका जो इनिशियल है वो क्या है बेटा, इनिशियल साइज कितनी है, 5। इसकी जो फाइनल जो निकली, जो फाइनल साइज इसने अटेन किया दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो अपन फाइनल कितना लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, जिससे कि अपन अब निकाल सकते हैं, हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, 10 - 5 यानी कि 5। ये अपने पास एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकल गई इसके लिए, A1 के लिए। अब यहाँ पर B1 दे रखा है, इस B1 के लिए अपने को क्या निकालनी है, रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालनी है। या सबसे पहले अपन इसके लिए भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब आप मुझे बताइए कि अपन क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे।
तो 55 में से क्या करेंगे, यहाँ पे 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो दोनों का क्या रहा है, सेम ही आ रहा है। दोनों का AGR जो है वो क्या रहा है, सेम। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों की क्या रही है, सेम। बट अब अपन यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे अपन निकालेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट देखो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे इनिशियल क्या है, यहाँ पे 5 ही है, 100 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ तो 100 ही आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे 100 ही आएगा। जबकि अपन यहाँ पर बात करें किसके लिए, इस वाली B1 के लिए बात करेंगे, तो इसके लिए जो रिलेटिव ग्रोथ रेट आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी। अपॉन यहाँ पे कितना है, 50 है, 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10%। तो लीफ जो A थी वहाँ पे हमें इसका क्या देखने के लिए मिला, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 5 देखने के लिए मिली। वहीं पर हमें इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी मिली, 100 मिली। जब हमने किसको देखा, जब हमने हमारी लार्ज लीफ को देखा जो भी कितनी थी 50 से 55 हुई, तो उसकी रिलेटिव ग्रोथ डिफरेंट हुई, वो हमें 10% मिली। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, है ना। प्लांट को ऐसा नहीं होता ना कि आप कहीं पे भी रख दो तो वो ग्रो हो जाएगा, नहीं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो धूप में ही करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जिनको इतनी धूप नहीं चाहिए होती, इतनी सनलाइट नहीं चाहिए होती है। तो हर प्लांट अलग अलग है, उसको हर अलग अलग चीज़ रिक्वायर है। बट उसको चाहिए क्या होता है, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ये तो उसको चाहिए ही चाहिए होते हैं। वो ऑप्टिमल सबके लिए भले अलग हो। तो अपन वही बात करने वाले हैं, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो हम इन कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि लाइट वगैरह तो अपन पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे कि वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। भैया पानी है तभी तो प्लांट ग्रो कर पाएगा ना। प्लांट की हर सेल में वाटर का कंटेंट भी तो कितना सारा है। वाटर ही नहीं होगा बेचारा प्लांट कैसे ग्रो करेगा, वो तो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। देखो, द प्लांट cells grow in size by cell enlargement which in turn require water। अगर सेल ग्रो भी करती हैं तो उसके प्रोटोप्लाज्म में तो वाटर ही है, तो उसको वाटर तो चाहिए। ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर। द टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ। तो वाटर ज़्यादा, टर्जिडिटी ज़्यादा, ग्रोथ ज़्यादा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। अब अपन ने ETS पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम पढ़ा था, जहाँ पे हमने टर्मिनल एंड पे ऑक्सीजन का रोल देखा था कि वो किस तरीके से लास्ट में ऑक्सीजन क्या कर रही थी, एक्सेप्टर का काम कर रही थी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रही थी, जिसके वजह से क्या बन रही थी, एनर्जी बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि ऑक्सीजन क्या कर रही है, मेटाबॉलिक एनर्जी बनाने के लिए एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। इसीलिए हमें ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो दो तरीके की न्यूट्रिएंट्स होती हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ये चैप्टर अभी तो आपके हट गया है, इसलिए अपन तक डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, सल्फर, कैल्शियम एंड क्लोरीन। इस तरीके के हमें को क्या चाहिए होते हैं बेटा, मिनरल्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं, ताकि क्या हो सके, सिंथेसिस हो सके प्रोटोप्लाज्म की, एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी में भी काम आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। अपन ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा जहाँ पे मैग्नीशियम के टाइम बहुत काम आ रहा था, है ना। तो इस तरीके से ये आयंस जो होंगे, एक तो उसका प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस करेंगे, इसके अलावा एनर्जी सोर्स के अंदर भी वो अपना काम करेंगे। देखो, अब आता है टेम्परेचर एंड लाइट, कि टेम्परेचर एंड लाइट किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म has an optimum temperature range best suited for its growth। देखो,
जैसे कि अब जो डेजर्ट में प्लांट उग रहा है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, वहीं पर जो ठंडे एरिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं उनको अलग टेम्परेचर चाहिए। तो हर प्लांट का अपना एक ऑप्टिमम क्या होता है, टेम्परेचर होता है, उसके थ्रू वो क्या होता है, सूटेबल होता है, वो उसी में ही ग्रो करेगा। अगर आप कैक्टस वाले प्लांट को यहाँ पे लेके आओगे, उसको सनलाइट ही नहीं दोगे तो अपना फंक्शन कैसे करेगा, राइट। तो एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डिटरमाइंड टू इट्स सर्वाइवल। अगर आपने उसके डेविएशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया जहाँ पे वो ग्रो होता है स्पेसिफिक प्लांट, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। So environmental signals such as light या gravity also affect certain phase stages of growth। अब gravity क्या है बेटा, gravity है तो रूट कहाँ जाती है, नीचे, और वहीं पे gravity के अपोजिट कौन ग्रो कर रहा होता है, शूट। कौन ग्रो कर रहा होता है, शूट, अपोजिट टू ग्रेविटी, ठीक है, अपोजिट ऑफ ग्रेविटी ग्रो करता है। वहीं पे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कौन ग्रो कर रहा होता है, रूट। तो इस तरीके प्लांट जो है उनको क्या चाहिए होती है, ग्रेविटी चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, तभी वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन कि ये क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्टेम सेल है, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये रहा शूट, ये रही अपनी यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या है बेटा, अपनी मेरिस्टेम सेल्स है। अब ये मेरिस्टेम सेल अभी क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, सेल क्या कर रही हैं, डिवीजन कर रही हैं, नई सेल्स बना रही हैं। अब ये नई सेल के डिवाइड करती रहेगी, नहीं, ये डिफरेंशिएट होगी, ये अपने पास क्या लेकर आएगी, फंक्शन लेकर आएगी, और क्या बनाएगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगी। एक सेल थी, डिवाइड कर रही थी, धीरे धीरे डिफरेंशिएशन लाएगी, यानी कि अब स्पेसिफिक फंक्शन अपने अंदर लेकर आएगी, और वो क्या बना लेगी, यहाँ पर प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बनाएगी, अलग अलग प्राइमरी, जैसे कि एक बनाएगी प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। इस तरीके से डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएट हो गई है वो किसके अंदर, प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। देखो क्या है, ये रही अपने पास मेरिस्टेम सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स। अब इनमें से कुछ सेल्स क्या करेंगी, डिफरेंशिएट हो जाएंगी, कुछ सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी, जाइलम बनाएंगी, बट जो बनाएंगी वो प्राइमरी होगी, प्राइमरी जाइलम। कुछ सेल्स क्या बनाएंगी, प्राइमरी फ्लोएम बनाएंगी, प्राइमरी कॉर्टेक्स बनाएंगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो चुका है ना। डिफरेंशिएशन होने की वजह से क्या मिला, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मिला। क्या मिला, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब क्या होता है, जब ये टिश्यू यानी कि डिफरेंशिएट हो जाने के बाद वापस से क्या होगी, डी डिफरेंशिएट होगी, यानी कि फिर से डिवाइडिंग वाली स्टेज के अंदर आना, अपनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को छोड़ देना और वापस से डिवाइडिंग स्टेज के अंदर आ जाना। दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। डी यानी कि हटा दो, डिफरेंशिएशन को हटा दो, वापस किस में आ गई है, डिवाइडिंग फेज के अंदर आ गई है। फिर से क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, ठीक है। जब ये डिफरेंशिएशन होगा तो यानी कि जब अपना ये डिफरेंशिएशन को लॉस कर चुकी है, तो अब ये जो बनती है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। पहले क्या थे अपने प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स, प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स, अभी क्या बन गए हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन से नई सेल्स बनेंगी। अब ये नई सेल्स में वापस से रीडिफरेंशिएशन होगा, यानी कि फिर से फंक्शन अलॉट होंगे। क्या होंगे, फिर से फंक्शन यहाँ पर अलॉट होंगे, जिसके वजह से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ बनेंगे, जैसे कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। क्या ये समझ में आया? सबसे पहले डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल ने अपना फंक्शन अलॉट हो गया है सेल्स को, तो अब वो डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। फिर होता है डी डिफरेंशिएशन, जहाँ पे वापस से अपना जो डिवाइडिंग का फेज था वो उसको लॉस कर दिया उसने, है ना। जो डिवाइडिंग फेज था उसको गेन किया और डिफरेंशिएशन वाली चीज़ को हटा दी। डी डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन वाली चीज़ को हटा दो, वापस से डिवाइडिंग स्टेज पर आ जाओ, मेरिस्टेमेटिक वाली कंडीशन पे आ जाओ।
इसके बाद क्या देखा हमने, रीडिफरेंशिएशन, यानी कि वापस से डिफरेंशिएट हो जाना, अब सेल का डिवाइड होना रुक जाना, और वो क्या आ चुकी हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में आ चुकी है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर आ चुकी हैं, है ना। तो ये क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। वापस से इसको देखें, देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे है हमारी प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स। मेरिस्टेम सेल का क्या काम होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स हैं। ये प्राइमरी मेरिस्टेम सेल अभी डिवाइड कर रही है, इनके पास क्या प्रॉपर्टी है, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी है कि ये फटाफट क्या करती हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करके देती हैं, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। हो गया। अब क्या होगा, ये होने जाएगी डिफरेंशिएट। क्या होगी, डिफरेंशिएट होने चलेगी। डिफरेंशिएट होने का मतलब है कि इसके अंदर क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होंगे। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होंगे, जैसे कि इसको कॉर्टेक्स बनाना है, इसको फ्लोएम बनाना है, जाइलम बनाना है, क्या बनाना है, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस यहाँ पे अलॉट हो जाएंगे सेल्स को। अब डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, ठीक है। हमने यही देखा कि भैया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अब उसके पास फंक्शन आ चुके हैं, अब वो क्या कर लेगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगी। क्या बनाएगी यहाँ पे, अब वो बनाएगी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगी। अब क्या ये डिवाइड करेगा, क्या ये भी डिवाइड नहीं करेगा, इसके पास काम आ चुका है, ये परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं, अब ये डिवाइड नहीं करेगा, नॉट डिवाइड, ठीक है। अब ये परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो उससे क्या बने, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बने, जैसे कि अपन बात कर लेंगे प्राइमरी कॉर्टेक्स की, प्राइमरी फ्लोएम की, इनकी, तो वह किस में आ जाएंगे, प्राइमरी के अंदर। फिर अब इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या कह रहे हैं, डी डिफरेंशिएशन। देखो डी का मतलब होता है हटाना, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के मतलब होता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हटा देना है ना, रिमूव डिफरेंशिएशन पावर। अपनी डिफरेंशिएशन पावर को क्या कर देना है, लॉस कर देना है। क्या कर देना है, लॉस कर देना है, ठीक है। तो ये अपनी डिफरेंशिएशन की पावर को वापस से टिश्यूज़ जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं और वापस से किस फॉर्म में आ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ देखा था कि कैसे यहाँ पे डी डिफरेंशिएट होने के बाद वो मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में आ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गए। अब मेरिस्टेमेटिक का काम क्या है, वापस से सेल को डिवीजन करना। वापस से क्या करना है, सेल डिवीजन करना। तो यहाँ पे सेल क्या करेंगी, वापस से डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरिस्टेमेटिक आते ही याद रखो कुछ सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। डी डिफरेंशिएशन हो गया। अब वापस से जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं तो वापस से अब क्या करेंगी, यहाँ पे ये री डिफरेंशिएशन करेगी। री मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा, तो वापस से क्या करेगी, डिफरेंशिएशन करेगी दोबारा से, ठीक है। तो अब क्या होगा, वापस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे टिश्यूज़ के अंदर। तो अब जो बनेंगे वो होंगे हमारे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। यानी कि सबसे पहले कैसी ग्रोथ देखने के लिए मिली हमें, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए मिली, है ना। तो प्राइमरी ग्रोथ में सबसे पहले सेल डिवाइड 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 डिवाइड, कौन सा फेज कहेंगे अपन इसको, जियोमेट्रिक फेज। जियोमेट्रिक फेज के बाद क्या आएगी, अरिथमेटिक फेज, जहाँ पर सेल क्या हो गई हैं, डिफरेंशिएट हो गई हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अभी वो डिवाइड नहीं करेंगी, जो डिफरेंशिएट है वो डिवाइड नहीं करेंगी। अब उन्होंने क्या बनाया है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ बनाए हैं।
प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ यानी कि उन्हें प्राइमरी ग्रोथ हो गई। अब उसके बाद वापस से क्या होगा, डी डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कि फिर से वो क्या करना है, स्टार्ट कर देंगे, डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। डिवीजन स्टार्ट करने की वजह से जो प्रोसेस है उसको डी डिफ्रेंशिएशन कहेंगे, और जो बनेगा वापस से बन जाएंगी हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यानी कि अब वापस सेल के पास क्या कैरेक्टर है कि वो डिवाइड करेगी। डिवाइड करने के बाद वापस जो स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड रीडिफ्रेंशिएशन, यानी कि वापस से डिफ्रेंशिएट होना है। वापस से डिफ्रेंशिएट होकर वो क्या बना लेगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेगी। तो यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये था टर्म्स के बारे में। टर्म्स पता होनी चाहिए कि क्या है। सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू से वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम बनते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट की। किसकी बात करते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमने क्या कहा था, ग्रोथ, ग्रोथ के साथ क्या, डिफरेंशिएशन। इसी को ही तो कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होगा, सेल ग्रोथ करेंगे एंड ग्रोथ करके क्या करेंगी, डिफरेंशिएशन भी करेंगी। इसी को कहेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट क्या होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कि डेवलपमेंट को एक्सट्रिंसिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक जैसे कि क्या, एक्सट्रिंसिक जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। कौन से, बाहरी फैक्टर्स जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, जो उसकी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करती हैं, वो होंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे हो गई लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। अब उसके बाद इंट्रिंसिक पर आ जाओ। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो होंगे जैसे कि हमारे जेनेटिक फैक्टर, सेल्स के अंदर के फैक्टर। सेल्स के अंदर क्या है, डीएनए है, जो क्या है जेनेटिकली किसको अफेक्ट करेंगे, है ना। तो इंट्रासेलुलर और हो जाता है पीजीआर, यानी कि इंटरसेलुलर कैसे होता है देखेंगे, है ना। चलिए आ जाते हैं। All changes of the organism during its life cycle from germination of the seed to the senescence। डेवलपमेंट का मतलब है कि जब वो एक बीज है ना, जब वो जर्मिनेशन हुआ है, जर्मिनेशन से लेकर उसका सेनेसेंस यानी कि बुढ़ापे तक का जो भी पीरियड है वो उसका डेवलपमेंट है। ठीक है, कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन, जब से वो जर्मिनेट हुआ है वहाँ से लेकर उसके सेनेसेंस यानी कि बुढ़ापे तक कि वो मरने ही वाला, तो उस कंडीशन तक जो भी चेंजेस है वो होता है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, उससे क्या कहेंगे अपन यहाँ पे, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कौन सा पीरियड है आपकी लाइफ साइकिल, प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें जर्मिनेशन से लेकर उसके सेनेसेंस तक का। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड करते 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 क्या होगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, डिफरेंशिएट होकर कुछ ना कुछ बनाएगी, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, मैचुरेशन होगा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक इलोंगेट होगी, इलोंगेट होकर मैच्योर होगी, मैच्योर सेल्स बनाएगी। अब मैच्योर सेल कभी ना कभी तो सेनेसेंस में जाएगी, कभी ना कभी तो क्या होगी, उसकी डेथ होगी। ठीक है, तो इस पीरियड से लेकर उसके सेनेसेंस तक का पीरियड क्या हो गया, हमारा डेवलपमेंट हो गया। अब डेवलपमेंट के आगे क्या क्या प्रोसेस हो रही है, उसको कौन से फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर।